बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करने वाले हैं क्लास 7 का जो हमारा अध्याय चल रहा था आंकड़ों का प्रबंधन, उसका प्रश्नावली 17.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम सीख चुके हैं कि हमें अगर आंकड़े दिए हैं या फिर हमें दंड आलेख आलेख पहले से दिया गया है तो हम प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। और हमें आलेख नहीं देखिए, केवल आंकड़े दिए, उन आंकड़ों की सहायता से अपन आलेख आसानी से बनाना सीख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से वो पीछे की क्लास आपने देख ली है। अगर वो पीछे की क्लास देख ली है तो आपको उस प्रकार का क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज हम करते हैं 17.2, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे, जिसमें समांतर माध्य का, औसत का, इसमें बहुलक का तो उसमें नेक्स्ट वाले में आएगा। इसमें तो समांतर माध्य, औसत, उस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय पाठ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें परिचय पाठ है। 17.1 में हमारे परिचय पाठ नहीं था, लेकिन इसमें हमें परिचय पाठ में थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या क्या आंकड़ों का संगठन क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते कैसे हैं। तो उस प्रकार के जैसे जैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे ना, उस प्रकार से अपन थोड़ा परिचय पाठ में समझ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आंकड़ों का संग्रह है। अब संग्रह का मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा करना, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि एक साथ में करना, एकजुट करना। तो आंकड़ों का संग्रह यानी जो भी सूचनाएं या आंकड़े हमें दी जाती है उनको एक साथ मिलाना। अब आंकड़ों का संग्रह भी दो प्रकार से होता है। जैसे आंकड़ों का संग्रह, जैसे मान लो कि भारतीय जनगणना, जनसंख्या की गणना होती है, तो उससे संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं, यानी कि भाई इस घर में कितने मेंबर है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने, उसके हिसाब से आंकड़े होते हैं ना। तो वो सब इकट्ठे करना क्या कहलाता है? आंकड़ों का संग्रह। लेकिन आंकड़ों का संग्रह भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? जो आंकड़े क्या होता है, पहली बार कोई भी व्यक्ति या संस्था जिनको पहली बार नए सिरे से खुद ही शुरू करती है, भाई जैसे मान लो अभी जनगणना होती है, तो जैसे वो लोग हमारे घर पे आते हैं, तो घर पे आके कोई भी जो व्यक्ति जिसको ये काम सौंपा गया है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना जनगणना के विभाग के भी, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे घर घर आके हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं उनका अलग अलग लिस्ट बना के लेके जाते हैं। तो उनके लिए वो क्या हो गए? प्राथमिक आंकड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको नए सिरे से, एकदम नए सिरे से शुरू किया था, भाई घर घर जाके। अब वही जब लिस्ट उसका अगला डिपार्टमेंट है ऊपर का, उसके पास में जाती है बन के कि भाई इतने इतने घर थे इस गांव में, और इतने इतने उनमें मेंबर थे, इतनी महिलाएं थी, इतने पुरुष थे, इतने बच्चे थे। उनके पास में जो आगे नेक्स्ट ऊपर डिपार्टमेंट उनके पास में जाएगा, तो उनके लिए क्या हो जाते हैं? वो द्वितीय आंकड़े, क्योंकि उन्होंने नए सिरे से नहीं शुरू किया है। उन्होंने जो उनके पास में पहले से सूचनाएं आई थी उनके हिसाब से उसमें थोड़ा चेंज किया है, या उसमें थोड़ा देखा है। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होता है? जो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा नए सिरे से या पहली बार संग्रहित किए जाते हैं। तो सबको क्लियर हो गया कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं। अब द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं? जो इससे पहले भी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संग्रहित किए जा चुके हैं। जो कोई व्यक्ति या संस्था पहले, उससे पहले क्या कर लेता है? संग्रहित कर लेती है और उन पे काम किया जाता है, तो वो क्या होता है? द्वितीयक आंकड़े। जैसे अपन इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसमें काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं। अब उन कर्मचारियों का वेतन होता है, जैसे उनको वेतन दिया जाता है, सैलरी मिलती है। तो उस सैलरी के लिए ये तो है ना कि डायरेक्ट जो कंपनी का मेन मालिक होता है वो उनको सैलरी देगा। उससे पहले जो उनके नीचे के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे सैलरी का अलग डिपार्टमेंट बनाया होता है, तो सुपरवाइजर का अलग होता है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, उन लोगों को, उनको कितने कितने लोग हैं, किसकी कितनी कितनी सैलरी है, तो वो पहले से उसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो उन लोगों के लिए जो पहले वो लिस्ट बनाएंगे, उन लोगों के लिए तो क्या हो गया? प्राथमिक आंकड़े। वही लिस्ट जब ऊपर हेड के पास में जाती है, वो चेक करता है किसकी कितनी सैलरी है, किसको कितने पैसे देने हैं, तो उसके लिए क्या हो जाते हैं? द्वितीय आंकड़े। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, द्वितीय आंकड़े कौन से होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या? आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संग्रह तो हमने समझ लिया, अब आंकड़ों का संगठन होता है उन्हें एक साथ संगठित करना, यानी व्यवस्थित रूप से जमाना। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक कक्षा थी, उसमें 5 विद्यार्थी, अब कितने भी विद्यार्थी हो सकते हैं, 25 की, 30 की, क्योंकि एक कक्षा होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा 30-35 तो होते ही है बच्चे, 20 या 25 भी हो सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ये होती है कि उनमें कई कई में 5 या 7 बच्चे भी देखने को मिलते हैं। तो मैंने 5 बच्चों के एग्जाम्पल लिए। मानो कि 5 बच्चों की वार्षिक परीक्षा के अंक 100 में से इतने इतने आए हैं। अब इसको हमें क्या करना है? संगठित करना है। तो संगठित कैसे किया जाता है? देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? विद्यार्थियों का नाम, हम लिखेंगे विद्यार्थी का नाम। यहाँ पे आ जाएगा हमारे विद्यार्थियों के नाम। इधर क्या होंगे? अंक है ना, तो प्राप्त अंक।
विद्यार्थियों का नाम क्या क्या है? विनीता, फिर क्या है? अनीता, फिर क्या है? गजेंद्र, फिर क्या है? शालू, फिर क्या है? शुभम। अब इनके कितने कितने अंक आए वो लिख दो। विनीता को मिले 70, अनिता को मिले 80, गजेंद्र को मिले 65, सालू को मिले 50, और इसको क्या नाम है इसका? शुभम। इसका थोड़ा ऊपर हो गया ना, शालू को 50, शुभम को 55। तो ये क्या हो गया? आंकड़ों का संगठन। इस प्रकार जब अपन आंकड़ों को एक जगह मतलब एक व्यवस्थित रूप से जमा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आंकड़ों का संगठन। इस प्रकार अपन आंकड़ों का संगठन करते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमारे क्या आएगा? समांतर माध्य और औसत और प्रसार या परिसर। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं कि सबसे पहले तो औसत क्या होता है। मेरे ख्याल से औसत से आप कोई भी अनजान नहीं हो, क्योंकि औसत का जो सूत्र है ना, औसत निकालने का, वो सबसे मैथ्स का सबसे इजी फॉर्मूला है। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबसे पहला वाला तो क्लियर है। औसत का सूत्र क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग का मतलब क्या? आपको मान लो कोई क्रिकेट खेलने वाले हैं, जैसे विराट, राहुल, रोहित, इनके सबके अलग अलग रन बनाते हैं ना, वो रन दे दिए, तो फिर पूछ ले कि इनके रनों का औसत बताओ। तो रनों का औसत कैसे निकलेगा? जितने भी रन बनाए ना सबने अलग अलग, किसने 50 बनाए, किसने 55 बनाए, तो सबके रनों को जोड़ लेना है। फिर कितने के रन है, कितने क्रिकेटरों के रन है, जैसे 5 के दिए तो 5 का भाग लगा देना है, 7 क्रिकेटरों के दिए तो 7 का भाग लगा देना है। ऐसे क्या जाता है? औसत। अगला देखो क्या है? समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य वैसे इससे मिलता जुलता ही है औसत से। समांतर माध्य में हमें क्या करना होता है? जो भी हमें आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को सबको जोड़ लेना है, और वो आंकड़े संख्या में कितने उसका भाग लगा देना है। वही काम देखो अपन औसत में करते हैं। औसत में क्या करते हैं? राशियों का योग है, इसमें आंकड़ों का योग, इसमें राशि की संख्या, इसमें आंकड़ों की संख्या है। जैसे देखो हम माध्य निकालते हैं, जैसे कोई मान लो एक फ्रूट की दुकान वाला है, वो क्या करता है? सोमवार से लेके रविवार तक, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में किसी दिन 500 के फ्रूट बेचता है, किसी दिन 700 के, किसी दिन 600 के। तो अपन ऐसे मान लो सोमवार से लेते हैं, सोमवार को 500, मंगलवार को 600, बुधवार को 800, गुरुवार को 700, और शुक्रवार को 300, शनिवार को 900, और रविवार को कितना ले? 600, 700, 800, 400 ले लेते आया ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिनों के उसने फ्रूट्स विक्रेता के, जो उसने जितनी जितनी राशि के फ्रूट्स बेचे ना भाई, 500 रुपए के सोमवार को बेचे, 600 के मंगलवार को, इस प्रकार हमें दिया गया, आंकड़े दिए हमें। अब उन आंकड़ों के साथ हमें बोले कि आपको समांतर माध्य निकाल के बताना है, तो हम इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे समांतर। इस समांतर माध्य को माध्य भी बोल सकते हैं। माध्य क्या होता है? जो भी अपन को आंकड़े थे उनमें बिचला, एकदम बीच वाला। जैसे अभी 7 सप्ताह में 7 दिन होते, 7 का दिया तो उसमें बीच में एकदम कौन सा आएगा? सेंटर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ के जितनी है संख्या में उसका भाग लगा देना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 500 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 900 प्लस 400, सबको जोड़ लो और संख्या में कितने? 7 और 7 का भाग लगा दो। अब देखो क्या हो जाएगा? 9 4 13, 13 16, 16 26 23, 23 और 7 30 और 31, 31 और 6 37, 38 39 40 और 42, यानी 4200 है। 4200 बटा 7, 7 6 42 0 0, यानी कि उसका माध्य क्या है? 600 रुपए। माध्य का मतलब क्या? वो कुल मिला के वे एवरेज निकालते हैं ना, जैसे अपन कि वो एवरेज कितना पैसा कमाता है? 600 रुपए। अगर हर दिन के हिसाब से उसको निकालना हो, भाई अपन एक वीक का दिया हमें अलग अलग, तो वो पूरे वीक के हिसाब से साथ में निकाले अगर एवरेज के हिसाब से, कि भाई वो 600 रुपए तो रोज का, अगर हर दिन का अलग अलग है, लेकिन अपन माध्य निकाल के देखे तो 600 रुपए के हिसाब से रोज का वो कमा लेता है। ठीक है, तो ये आ गया इसका माध्य। अब बात आती है, शायद आपको माध्य एकदम क्लियर से हो गया होगा, क्लियर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी आंकड़ों का आपको माध्य निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। हो गया। अब बात आती है प्रसार या परिसर की। अब प्रसार या परिसर क्या होता है? देखो, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को ही प्रेक्षणों का प्रसार या परिसर कहा जाता है। यानी कि हमें जो भी आंकड़े दिए हैं
मानो किसी के भी आंकड़े दिए, किसी की कक्षा के विद्यार्थियों के, या फिर कोई परिवार में मान लो सदस्य उनकी कमाई के आंकड़े दिए हैं, या किसी टीचर्स है मान लो अलग अलग मैथ्स का, हिंदी का, गणित का, उनकी सैलरी के बारे में बोला है, तो हमें क्या करना, जो भी आंकड़े हमें दिए, आंकड़ों को ही प्रेक्षण बोला जाता है। प्रेक्षण हो या आंकड़ों एक ही है, प्रेक्षण हो चाहे आंकड़े हो एक ही है। तो उन जो भी हमें दिए उनमें सबसे बड़े और सबसे छोटे, यानी मान लो आपको किसी कक्षा के विद्यार्थियों के अंक दिए है ना, तो उनमें जो सबसे ज्यादा किसी विद्यार्थी ने प्राप्त करे हैं उसके अंक, और जिस विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त करे उसके अंक, उन दोनों का अंतर ही क्या होता है, प्रसार या परिसर होता है। जैसे मान लो किसी विद्यालय में कक्षा 7 का ही ले लो, इस कक्षा 7 में ना 5 विद्यार्थियों के आपको अंक दिए, किसी ने 40, किसी ने 35, किसी ने 50, किसी ने 25, किसी ने 70 ऐसे अंक प्राप्त किए। अब मैं आपको बोलूंगी आपको इसको प्रसार या परिसर निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए, 70, सबसे कम कौन से है, 25, इन दोनों का अंतर निकाल देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 30, 40 वो, सॉरी 1 सेकंड, 5 तो ये बचेगा, 40 तो हो गया 45, तो इसका परिसर क्या आएगा, 45। तो आपको सबको क्लियर हो गया ना कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, और औसत कैसे निकालते हैं। तो अब चलते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने परिचय पाठ में समझ दिया तो कहना है कि आप खुद से ही क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन में 2-4 जो आपको बताऊंगी ना कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हमें जो हमने परिचय पाठ में समझा था ना, उसमें सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसमें समांतर माध्य भी आएगा, परिसर भी आएगा, और किस विद्यार्थी में कौन से विद्यार्थी किस कक्षा में कम है, कौन से में कम नहीं है, सबसे ज्यादा किसमें। तो इजी तो बहुत है, देखते ही आप क्वेश्चन कर जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, हड़बड़ी में जल्दी में गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हुए भी गलती कर जाते हैं एग्जाम में। तो हमें गलती नहीं करके आना, चाहे थोड़ा धीरे करो, आराम से करो, लेकिन जल्दी जल्दी में मार्क्स कट नहीं करने, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो, एक विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12 ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दी, यानी कक्षा कोई विद्यालय है, स्कूल है, उसमें 6 से लेकर 12वीं तक के अंदर जितने भी बच्चे हैं ना, उनकी अलग अलग संख्या दी है। 6वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, 6वीं में 78 है, जैसे 7वीं में 78 है, ये 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, इस प्रकार से क्रम से है, ठीक है ना। अब हमें क्या पूछा गया, सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो सबसे अधिक इनमें से कौन सा है, 78 ही है, इसका मतलब ये कौन सी क्लास है, कक्षा 6, तो हम लिखेंगे कक्षा 6, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे से लिख सकते हो 6वीं कक्षा या कक्षा 6वीं। अब क्या है, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, इनमें देखो सबसे कम कहाँ पे है, 49 और 48, तो 48 कम है 49 से, तो 48 कौन से में है, 12वीं कक्षा में, तो हम लिखेंगे कक्षा 12वीं, ठीक है। अब आगे देखो क्या, इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था, परिसर कैसे निकालते हैं, जो भी आंकड़े हमें दिए गए हैं उनमें सबसे अधिक, जो नंबर्स में सबसे अधिक है वो, और जो सबसे कम है उन दोनों का अंतर निकाल दो, वही परिसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे परिसर बराबर, सबसे अधिक तो क्या है, 6 क्लास का है, ये भी देख लो, सबसे ज्यादा 6 क्लास का 78, सबसे कम है 12 क्लास का, जो क्या 48, 8 से 4 निकालेंगे 0, 7 से 4 निकालेंगे तो 3, तो इनका परिसर क्या आएगा, 30, हो गया क्लियर। अब क्या, इन आंकड़ों का माध्य क्या है, माध्य निकालना है हमें, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग, योग बटा आंकड़ों की संख्या। सही। अब देखो अपन उत्तर करते हैं, आंकड़ों का योग मतलब आंकड़े क्या क्या है वो लिखिए। आंकड़े हमारे 78 प्लस 72 प्लस 67 प्लस 59 प्लस 54 प्लस 49 प्लस 48, इतने ही है। और कितने हैं संख्या में, 2 2 4 2 6 1 7, सबको जोड़ लो। देखो 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37, 38 39, 39 और 1 40, 7 43 का 7 हाथ से लग गया 4, 4 4 8 4 12 5 17 17 20 तो 22 6 28 29 30 5 35 35 और
45 दो 42, 42 यहाँ पे हो गया, पट्टे में है 7, तो भाग लगा तो 7 6 42 7 एकदम 7, इसका माध्य क्या आएगा 61, हमारे पास में माध्य आ गया 61, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये माध्य औसत ये निकालना बहुत इजी है, अभी से आपको सीखना है, आगे भी आपको जब आप 9th क्लास में आओगे ना तो इनका एक्सपेंडेड रूप भी देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, इसलिए आप अभी से अच्छे से सीख जाओ कि माध्य कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी ना उसमें हम बहुलक निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि आपको प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना। अब इसमें आपने आंकड़े आपको नहीं दिया, आपको केवल संकेत दिया है कि आपको किसका माध्य निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का बोला है, तो हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, जीरो से, जीरो से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, अनंत तक। तो प्रथम 10 यानी पहली 10 पूर्ण संख्याओं को लेना है, तो आपको जीरो से पकड़ना है और जीरो से लेकर कहाँ तक ले लेना है, जहां तक 10 संख्याएं आती है, तो 9 तक आ जाएगी 10 संख्या, क्योंकि एक जीरो पे आ जाएगा। तो हम लिखते हैं प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से लेके अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल हो जाता है, जीरो भी शामिल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ना मैथ्स रिलेटेड जो बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करती है वो आपको पता ही होनी चाहिए, ऑलरेडी आपके चैप्टरों में है, स्टार्टिंग के चैप्टर ना में ये सब है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम 10 पूर्ण संख्याएं लिखते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 10 हो गई क्या, 2 4 2 6 2 8 10 हो जाएगी, क्योंकि हमने जीरो को भी ले लिया है। ऐसे तो 1 से लेकर 10 तक 10 अंक होते हैं, लेकिन हमने जीरो को शामिल किया तो क्या हो जाएगा, 9 तक की हो जाएगी। अब इनका माध्य निकालो, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा, या फिर आप लिख सकते हो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। पूर्ण संख्या, अब ऐसे तो कैसे लिखेंगे अपन, अपन क्या लिखते हैं, संख्याओं का योग बटा पूर्ण संख्याएं संख्या में, ठीक है ऐसे। अब संख्याओं का योग यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस बटा 10 का बोला है, तो डायरेक्ट 10 का भाग लगा दो। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगी जोड़ने पे, ये आएगी आपके 45, तो 45 बटा 10 का मतलब क्या होता है, नीचे 10 है, इसका मतलब ऊपर एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो 10 का भाग लगाने के बराबर हो जाएगा। तो हमारे आंसर क्या आएगा, 4.5, यही क्या हो जाएगा इसका माध्य। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। सबसे पहले में क्या कर लेना है, 10 पूर्ण संख्या को लिख लेना है। इसकी जगह आपको देखो 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोलता 0 से लेके 4 तक आ जाते हैं, 7 का बोलता तो 0 से लेके 6 तक आ जाते हैं, कितनी भी पूछी जा सकती है। उसने 10 पूछा है, 0 से लेके 9 तक। अगर मान लो और कुछ पूछता कि इन पूर्ण संख्या होगा तो वो संख्या आपको दे दी जाती, उन्हीं का निकालना था, लेकिन इसने हमें दिया नहीं, इसने हमें क्या बोला, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 10 पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। एक क्रिकेटर ने क्या करा, 6 पारियां खेली, उनमें देखो अलग अलग रन बनाए, एक पारी में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में सबके 6 पारियों के रन दिए। अब हमें क्या करना है, इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य क्या हो जाएगा, रनों का भोग बटा पारियों की संख्या, क्योंकि ऊपर तो हमारे क्या था, जितने रन बनाए हैं भैया, प्रेक्षकों का योग आता है, प्रेक्षक ये अंक भी रन ही है हमारे, कितने रन बनाए हैं, 68 प्लस 03 प्लस 17 प्लस 78 प्लस 12 प्लस 104, और पारियों की संख्या कितनी पारियां खेली, 6 पारियां, तो 6 का भाग लगाओ। अब इन सबका टोटल आएगा 282 बटे में 6, 6 का भाग लगाएंगे, 6 4 6 चलो 24, 4 बच जाएंगे, 6 से तो 42, यानी कितना आएगा 47।
अब देखो आपके ये है ना माध्य आ गया इन 6 पारियों का माध्य 47, लेकिन देखो आपके आंसर शीट में पीछे आंसर दिया 44 यानी 44 दिया। वो 44 कैसे भी नहीं होगा। वो 44 कब हो सकता है, जब इनमें से कोई सा अंक है ना ऊपर नीचे हो सकता है। वो 44 जब आएगा जब यहाँ पे 282 से कम आएगा। जब अगर 282 आ रहा है तो 47 आएगा ही आएगा। 200 सॉरी 44 कब आ सकता है, इनमें से कोई सा कम कम करके यहाँ पे योग कितना हो जाए, इससे कम हो जाए। कम होएगा तो 6 का भाग हो जाएगा तो 44 आएगा। अदरवाइज इन नंबर्स के साथ में तुम्हारे क्या आएगा, 47 ही आएगा। ठीक है, तो उतना माइंड मत करना। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बीकानेर से उदयपुर चलने वाली बस में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक निम्नलिखित संख्या में यात्रियों ने सफर किया। यानी कि बीकानेर से लेकर उदयपुर के लिए जो बस चलती है ना, जो सोमवार को कितने यात्री थे, 45, मंगलवार को 48, इस प्रकार से शुक्रवार तक कितने इतने अलग अलग यात्रियों की संख्या हमें दी है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक दिवस में यात्रियों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, देखो यात्रियों का, या फिर आप यात्रियों की संख्या बराबर से लिख लो 45, 48, 32, 40 और 30। ठीक है, अब हम लिखेंगे माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब देखो क्या है, हमारे प्रेक्षण क्या है, 45 प्लस 48 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 30, संख्या में कितने हैं, 5। 5 का भाग लगा दो। अब जोड़ लो, देखो 40 और 70, 70 और 30 100, 100 और ये 50 हो जाएंगे ना, 150, 150 और 195 बटे 5। 5 का भाग लगा तो 5 3 15, बचेगा 4, हो गया 5 ना 45। तो इनका माध्य क्या आ जाएगा, 45। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सबको क्लास अच्छी लगी, क्लास देखने में मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास से रिलेटेड प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ना, उसमें हमें क्या दिया गया है कि पिछले 5 वर्षों में है ना बाजरा, गवार और मूंगफली के ना ये अलग अलग साल में देखो जो फसलें उगाई थी ना, उनके ऊपर जो लाभ हुआ था प्रति एकड़ के ऊपर वो हमें दिया गया। जैसे बाजरा की फसल उगाई ना, उसके ऊपर 2011 में 6,000 का लाभ हुआ, 12 में 8,000 का हुआ, 13 में 5,000 का हुआ, फिर 14 में 6300 का हुआ, 15 में 8,500 का हुआ। ऐसे गवार का दिया, ऐसे मूंगफली का दिया। ये हमें क्या दिया गया, 5 वर्षों का इन फसलों के ऊपर जो लाभ हुआ था ना बेचने पे, वो हमें दिया गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक फसल का 5 वर्षों का माध्य लाभ ज्ञात कीजिए। जो हमें लाभ है ना हमारा, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम एक एक करके निकालते। सबसे पहले बाजरा की फसल है तो बाजरा का माध्य लाभ बराबर, बाजरा की फसल देखो क्या है, इसके क्या है, 5 सालों के है वो लिखते हैं। 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 6,500 प्लस 8,500, सबको जोड़ लो और इनमें 5 का भाग लगा लो। 5 सालों का है, 8 6 14 5 19 और ये दोनों मिला के 20 और 6 26 और 4 30 और 5 4 34, 34,000 सॉरी 34, हाँ 34,000 बटा 5। एक बार फिर से जोड़ लो, देखो 8 6 14 और 1 15, 15 और 5 20, 8 28, 30 30 4 34, 34 में 5 का भाग लगा दो, 5 6 30, बच गया 4, 8 5 40, 0 0, यानी कि क्या था, 6800 रुपए। ये तो किसका था, बाजरे के फसल पे जो लाभ हुआ था ना, उसका माध्य क्या आया, 6800 रुपए। अब ऐसे निकालो दूसरे वाले का, दूसरा वाला क्या, गवार का, गवार का माध्य लाभ बराबर 7,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 प्लस 8,500। देखो उल्टा मत कर देना, कई बच्चे क्या इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं है। बाजरे का क्या है, ये है 5 साल, गवार का क्या है ये, और मूंगफली का ये है 5 साल हो गया। ऐसे इसमें 5 का भाग लगा दो बराबर 8 और 7 15, 15 और 10 25 26 27, 27 28 29 30, 30 और 6
36, 36 और 4 40, 40 और 4 44,500। इसमें भाग लगाना है 5 का, 5 अंटे 40, बच गया 4, 5 9 45, 0 0 का कितना आ गया 8900 रुपए। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है मूंगफली का, तो लिखेंगे मूंगफली का माध्य लाभ बराबर, मूंगफली का 9,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 13,000 बट्टा 5, सबको जोड़िए। देखो 9 और 1 10 16, 16 और 10 26, 26 और 4 30 4 34, 35 36 37 और 10 47,000 बटे में 5, भाग लगा तो 5 में 45, 2 बचेगा 5 जो 20 0 0, इसका आ गया 9400 रुपए। अब देखो पहले का आंसर तो हमने दे दिया कि सबका अलग अलग फसलों का माध्य निकाल दिया है। अब दूसरा वाला क्या, उपरोक्त उत्तर के आधार पर अगले वर्ष कौन सी फसल उगानी चाहिए। भाई हम जब खेती करते हैं तो हमें जो लाभ होता है उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं ना कि हमें अगले साल कौन सी फसल उगानी चाहिए। भाई ये इसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, वही फसल अपन अगले साल ज्यादा उगाते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा लाभ किसमें हुआ है, इसमें 6800, इसमें 8900, इसमें 9400 रुपए है, 9400 रुपए। सबसे ज्यादा लाभ किसमें हुआ है, मूंगफली में। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा अगले वर्ष मूंगफली की फसल उगानी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ है वो अगले साल फिर से उगानी चाहिए। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें इस प्रकार से बहुत सारे सालों के लाभ दिए, तो उनका भी अपन समांतर माध्य कैसे निकाल सकते। ठीक है, अब हम करते क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा था, 5 है, 4 है, ये हमारा 5th था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। यानी कि छठवां और आठवां क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवें और आठवें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आने का चांस बनता है, इसलिए आप छठवां क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन ध्यान से देखना। वैसे मैंने आपको बोल दिया 6 से लेके 8 तक तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया, यदि 3 4 8 5 अक्ष 3 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हमें आंकड़े दिए गए, उनमें एक आंकड़ा की जगह दिया है हमें अक्ष, और हमें टोटल समांतर माध्य है ना वो दे दिया है 4। तो हम हमारा जो सूत्र है ना सेम उसी के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे और हम अक्ष का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग या आंकड़ों का योग, चलो आंकड़े लिखते, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब देखो आंकड़ों का जब आप योग करोगे तो लिखोगे 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 बट्टा संख्या में कितने हैं, कितने हैं 2 4 2 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। अब देखिए हमें क्या दिया गया, समांतर माध्य हमें दिया गया है कितना 4, तो समांतर माध्य की जगह हम रख देंगे 4 बराबर, सबको जोड़ लो। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 3 23, 23 प्लस x भी तो है ना बट्टा 6। अब देखो हमें पता है जब भी कोई संख्या बट्टे में होती है तो बीच में बराबर का निशान आता है, ये ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं। जब भी कोई संख्या बट्टे में होती है बराबर का निशान आता है तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। अब आप बोलोगे 4 के बटे में तो कुछ नहीं, तो ले मैंने 4 के बटे में भी लिख दिया है, 4 के बटे में मैं 1 लिखूं तो कुछ भी फर्क 4 के तो नहीं पड़ेगा और हमारी संख्या बटे में भी चेंज हो जाएगी। अब ये बटे में आ गया, इसका मतलब इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो हम क्या लिख देंगे 23 प्लस x बराबर 4 गुना 6। 23 प्लस x कैसे जाएगा, x को तो इधर रख लेंगे, 23 को उधर लेके जाएंगे, ये 6 चौके क्या हो जाएगा 24, 23 इधर था बराबर की उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 24 में से 23 आएगा तो a, तो हमारे पास में x का मान क्या आ गया a। तो हमने इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। जब भी आपको इसे समांतर माध्य दे दिया जाता है और प्रेक्षण दे दिए जाते हैं, आंकड़े दे दिए जाते हैं, उनमें से एक आंकड़ा x y z कुछ भी आपको बोल सकता है,
वहां पे एक आंकड़ा मिसिंग होता है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है ना, सेम उसी को वैसा का वैसा लिख लेना है। अब समांतर माध्य अगर दिया है तो उसकी जगह समांतर माध्य जो दिया वो रख दो, बाकी जो आंकड़े है ना उनके टोटल के रूप में लिख दो, बटे में जितने आंकड़े हैं वो लिख दो। अब हमें क्या करना है, वज्र गुणा कर लेना, जोड़ लेना, घटा लेना, ठीक है। अब अगला देखो, एक पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, यानी कि प्रतिदिन जो प्रत्येक छात्रों को पुस्तकें दी थी ना पुस्तकालय में, उनकी संख्या देखो क्या है, 40, 57, 32, इस प्रकार से 10 दिनों में इतनी पुस्तकें प्रत्येक दिन दी गई। तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना बहुत आसान है, तो हम लिखेंगे माध्य बराबर पुस्तकों का योग, योग बटा पुस्तकों की संख्या। अब देखो पुस्तकों का योग यानी 40 प्लस 57 प्लस 32 प्लस 67 प्लस 72 प्लस 66 प्लस 40 प्लस 62 प्लस 72 प्लस 8। अब देखो पुस्तकों की संख्या में 8 लोग, ये पुस्तकों की ये संख्या मत करना, संख्या का मतलब क्या है, ये संख्या यानी कितनी कितने दिनों की है, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दिनों की संख्या। ये काम करो, यहाँ पे लिखो दिनों की संख्या, यहाँ हम किसका भाग लगा रहे हैं, 10 दिनों की संख्या है तो दिनों की संख्या, ठीक है ना, वो सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहाँ कंफ्यूज भी हो जाते हैं, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितनी है 10। अब सबको जोड़ लो, देखो क्या हो जाएगा, 7 2 9 9 18 19 20 20 और 6 26 26 2 28 28 और 2 30 30 का शून्य, हाथ से लग गया 3 6 3 9 9 और 1 10 16 16 और 4 20 तो 22 22 और 4 26 26 और 6 32 32 और 7 39 और 40 44 45 46 47 48 49 50 तो 52 52 और 4 56, ये हो गया 56, बट्टा में क्या है 10। तो इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो क्या आएगा 56। यानी कि प्रत्येक दिन कितनी पुस्तकें दी गई थी 56, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको कितनी भी संख्या दे दी जाए समांतर माध्य का पूछे तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो संख्या में क्या है, यहाँ पे पुस्तकों की संख्या लिखते हैं, तो पुस्तकों की संख्या में कई बच्चे क्या कर देते हैं, इनका टोटल ही करते हैं, तो हमें क्या लिखना है, दिनों की संख्या, दिन कितने हैं 10 दिनों का बोला है, तो दिन कितने 10, तो 10 का भाग लगा देना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन से मिलता जुलता, उसमें तो क्या था, समांतर माध्य था जिसमें एक आंकड़ा मिसिंग था, वहां पे दिया था अक्ष, इसमें हमें औसत दिया है 5 संख्याओं का, उसमें एक संख्या हमें नहीं दी, हमें 4 ही संख्या दी, तो ये भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5 संख्याओं का औसत बराबर, औसत बराबर क्या है 18, 4 संख्याएं क्या है 22 है 20 है 14 है और 13 है। तो हमें पता है औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या अब देखिए हमें औसत तो दिया है, औसत की जगह रखो तो 18 है, सीधी 18 राशियों का योग यानी जो भी राशियां हमें दी है उनका योग, 22 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 13 बटे में क्या है राशियों की संख्या, कितनी है संख्या में ये 5 है, हमें टोटल दिया, देखो ध्यान देने वाली बात है, हमें जो औसत दिया है ना ये कितनी संख्याओं का दिया है 5 का, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है 4 ही है। चाहो तो आप 5वीं संख्या क्या मान सकते हो अक्स, हम मान लेंगे, माना कि 5वीं संख्या बराबर है अक्स, क्योंकि इससे अपन निकालेंगे कैसे, 5 संख्या मान ली अपन ने अक्स, अब अक्स भी इसमें साथ में जोड़ देना है, ये कितनी संख्याओं का औसत है 5 का, तो 18 5 क्या हो गया 90 बराबर, इनको जोड़ लो, 14 और 13 17 27 27 37 47 48 49 59 और 20 4 तो 42 और 42 10 52 52 और 10 62 62 63 64 65 66 67 68 69 प्लस 9, ये हो गया 69 प्लस 8,
तो अक्ष को तो उधर रख लो, तो उसको लेके आ जाओ, तो 90 माइनस 69 बराबर अक्ष। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 9 निकालो तो 1, यहाँ पे हो गया 8, 8 में 6 गया तो 2, यानी अक्ष बराबर क्या आ गया, 21। तो हमारे जो पांचवी संख्या थी वो क्या आ गई, अक्ष बराबर हम लिख देंगे 21 और अक्ष बराबर हमें क्या मानेंगे, पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या बराबर आ जाएगी बराबर 21। ये क्वेश्चन है ना 8 वाला, ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छठवा 8 वाला, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, हमें जो भी पूछा गया उसका एक आंसर लगा देना है, और जो मिसिंग है उसको अक्ष मान लेना है। जैसे उसमें तो अक्ष दिया था, उसमें हम मान लेंगे, मान के हमें योग के रूप में रख देना है, फिर इधर साइड से गुना कर देना, फिर इन सबका टोटल क्या होगा इसमें से घटा देना, जो भी कम आएगा वही हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, एक सप्ताह विशेष यानी एक वीक का हमें तापमान दिया गया है कि सोमवार से लेकर रविवार तक ना उन दिनों में अलग अलग क्या क्या तापमान रहा था। तो सोमवार का था जैसे 37 डिग्री सेल्सियस तापमान ये दिया है, सेल्सियस यानी इतना डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस है, ये 37.5 डिग्री सेल्सियस है, ये 40 ऐसे करके ये 33.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, उपयुक्त आग से तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें जो भी तापमान दिया है उसका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी हमें आंकड़े देखे उनमें सबसे हाईएस्ट जो आंकड़ा है वो, और सबसे लोवेस्ट आंकड़ा यानी जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो, उसमें से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देना है। तो हम लिखेंगे परिसर बराबर तापमान का परिसर बराबर, अब देखो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 40 से ऊपर कोई भी नहीं है, तो सबसे बड़ा तो हो गया 40, सबसे छोटा क्या है 35, 35 से छोटा कोई भी नहीं है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया 5, यही क्या हो जाएगा हमारे परिसर, पहले का आंसर हो गया। इस सप्ताह का माध्य तापमान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो भी तापमान दिया ना उसका माध्य, इस सप्ताह के जो तापमान है उसका माध्य निकालना, तो माध्य का सूत्र तो क्या होता है, सबको जोड़ के टोटल कर दो और भाग लगा दो, माध्य बराबर कुल तापमान, या फिर आप प्रेक्षणों का ही लिख दो, क्योंकि अभी नीचे हमें प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग यानी 7 दिनों का तापमान क्या क्या देखो, 37 प्लस 37.5 प्लस 40 प्लस 36.5 प्लस 37.5 प्लस 35 प्लस 35.5, ये कितने दिनों का है, 7 का, सॉरी इधर चला गया क्या, 7 दिनों का है तो क्या हो जाएगा बटे में 7, सबको जोड़ लो। देखो जोड़ेंगे जब तो हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा, ये पांच एक हो गया, ये पांच एक यानी दो तो ये हो गए, बाकी इनको जोड़ो, 35 35 70 हो गया, 70 70 ये हो गया 140, 140 से फिर ये 70 70 हो गया 140, 140 हो गया 259, 259 में भाग लगाना हमें 7 का, तो 7 3 21 बच गया 4, हो गया 749, तो इसका माध्य क्या आ गया 37, हमारे पास में इस तापमान का माध्य क्या आया 37। अब देखो क्या पूछा है, कितने दिन तापमान औसत से अधिक रहा, कहने का मतलब क्या हमें इनका औसत निकालना है, तो हमारे पास में औसत क्या आएगा, वो जो माध्य है वो औसतों का, तो हम लिखेंगे औसत बराबर कितना आ जाएगा 37। अब देखो 37 से ज्यादा किसका रहा है, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, औसत निकाल भी सकते हो, तापमान का औसत निकालोगे ना तो औसत बराबर हो जाएगा 37 प्लस 37.5 प्लस 40 प्लस 36.5 प्लस 37.5 प्लस 35 प्लस 35.5, नहीं कर पाएंगे है ना, बटा 7, इनको जोड़ोगे तो वही आएगा 259 बटा 7, तो आ जाएगा 37। तो तापमान का औसत आ गया, औसत बराबर है हमारे पास में 37। अब हमें क्या पूछा गया देखो, कितने दिन तापमान औसत से अधिक रहा, यानी 37 डिग्री से ज्यादा तापमान कितने दिनों तक रहा। देखो इसमें तो 37 नहीं, इसमें 37.5 यानी 37 से ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है और इसमें भी ज्यादा है, यानी कितने दिन 3 दिन, तो हम क्या लिखेंगे 3 ही, 3 दिन तापमान औसत से अधिक रहा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है सभी को।